नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करेंगे HI फर्स्ट ईयर का, जो कि पेपर नंबर 6 है, डीएड स्पेशल एजुकेशन हेयरिंग इम्पेयरमेंट का आपका करिकुलर स्ट्रेटजीज एंड एडेप्टेशन फॉर चिल्ड्रन विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट। और इसका भैया यूनिट नंबर 3 की यहाँ पर चर्चा होगी। इसके पहले यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 जो है उसको अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट भी बना दी गई है और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप पर भी उसको शेयर कर दिया गया है, जिसका नाम है एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन। तो यहाँ पर भी दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दिया गया है, वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो चैनल के वीडियो लिस्ट में भी जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो भैया लाइक को करके जाइएगा और अपने सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सभी को अपने इस एग्ज़ाम ट्रिकी परिवार से जोड़ लीजिएगा। यूनिट 3 में कह रहा है, और ये यूनिट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके स्टार बना करके कह रहा है कि मूल्यांकन का अर्थ क्या है, यानी कि इवैल्यूएशन क्या है। जब भी मूल्यांकन कहेगा तो आप कहोगे इवैल्यूएशन, और जब भी असेसमेंट कहेगा तो आप कहोगे आकलन। तो मूल्यांकन क्या है यहाँ पर चर्चा होगी। कहेंगे कि मूल्यांकन का जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है, बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। इसमें व्यक्ति के सभी पक्षों का ध्यान रखा जाता है। व्यक्ति का संज्ञानात्मक पक्ष हुआ, शारीरिक पक्ष हुआ, व्यवहारात्मक पक्ष हुआ, बुद्धि लब्धि हुई, इन सभी का ध्यान रखा जाता है और व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार का चित्रण किया जाता है। इसमें व्यक्ति के जो व्यक्तित्व है उसमें बच्चे की बुद्धि हुई, उसकी उपलब्धि हुई, बुद्धि उपलब्धि, इनके व्यक्ति के गुणों का बेहतर उपयोग किया जाता है, जहाँ पर विभिन्न प्रविधियों के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। कुछ मूल्यांकन ऐसे होते हैं जो थोड़े थोड़े समय के बाद में किए जाते हैं। कुछ मूल्यांकन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आपके पाठ्यक्रम के अंत में किए जाते हैं, तो उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग मूल्यांकन की परिभाषा देख लेते हैं, और किसके अनुसार, NCERT के अनुसार। NCERT के अनुसार इन्होंने अपनी इनकी एक बुक है कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन, कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन। तो उसमें इन्होंने 3 बातों को बताया, कि मूल्यांकन की 3 बातों को बताया और कहा कि हमने उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए। जो भी हमको कौशल सिखाया जा रहा था उस उद्देश्य को हमने किस सीमा तक प्राप्त किया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपकी होगी कि कक्षा में दिए जाने वाला जो शैक्षिक निर्देश था, कक्षा में जो दिए जाने वाला शैक्षिक निर्देश था वो कितना प्रभावी था, और जो भी शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति कराई गई वो कितने अच्छे ढंग से कराई गई। तो ये चीज़ें NCERT के द्वारा मूल्यांकन की परिभाषा में कहा गया। हम कह सकते हैं मूल्यांकन के द्वारा बच्चे की प्रगति का पता लगाया जा सकता है। जो भी शैक्षिक कार्यक्रम है, जो बच्चे के लिए किसी भी मूल्य के लिए या निर्धारित प्रक्रिया को बेहतर बना सकते हैं, और मूल्यांकन के द्वारा ही जो भी विचार हैं उनको बेहतर बनाए जा सकते हैं। बच्चों के विचार और जो भी प्रगति है बच्चों की बेहतर की जा सकती है। मूल्यांकन में हमें जो भी आंकड़े हैं उनको एकत्रित करना है, परिणाम जो निकल के आएंगे उनका भी विवरण देना है, और जो भी मापन की प्रक्रिया है उनको भी बेहतर बनाना है, उनका भी निष्कर्ष निकालना है।
कह सकते हैं कि मूल्यांकन का उद्देश्य जानकारी और प्रतिक्रिया प्रदान करना। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होगा? जानकारी प्रदान करना और प्रतिक्रिया प्रदान करना, जिसका उपयोग कार्यक्रमों और गतिविधियों की गुणवत्ता में और प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके। इसके लिए जो भी निर्णय होंगे उनको, सूचनाओं को निरंतर सीखने और बढ़ावा देने के लिए जो भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी वो निभाई जाएगी। तो आपका मूल्यांकन के बारे में आपको बता दिया गया। अब दूसरा आपका 3.2 है, जहाँ पर मूल्यांकन के प्रकारों की बात की गई। जहाँ पर मूल्यांकन के प्रकारों की बात की गई, मूल्यांकन के प्रकार क्या हैं इसकी बात की गई। तो दो प्रकार के मूल्यांकन, एक आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और एक आपका सम्मेटिव इवैल्यूएशन। एक आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन और एक आपका योगात्मक मूल्यांकन। इनकी दो की चर्चा आपकी की जाएगी मूल्यांकन के प्रकारों में। तो हम कहेंगे निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या होगा और योगात्मक मूल्यांकन क्या होगा। अगर हम अपने शब्दों में बात करें निर्माणात्मक मूल्यांकन की, तो कहेंगे कि ऐसा मूल्यांकन, या जिसको हम लोग फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं, तो कहेंगे विद्यालय में प्रायः शिक्षक एक पाठ को पूरा करने के उपरांत या पूरा करने के बाद में एक क्या लेता है, लघु परीक्षा लेता है। ये परीक्षा आपकी कैसी भी हो सकती है। हो सकता है कि आपसे यहाँ पर टिक मार्क वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हो या आपसे लिखने के लिए बोला जा रहा हो। किसी भी प्रकार की कोई भी परीक्षा हो सकती है, मौखिक रूप से भी हो सकती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लिखित रूप से ही परीक्षा कराई जाएगी। कहने का मतलब है कि ये जो आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट एवेल्यूएशन होगा, ये आपका लघु परीक्षा के रूप में जाना जाता है, जो कि आपके एक पाठ के पढ़ाने के बाद में उसके उपरांत में थोड़े समय, या हम कह सकते हैं कि थोड़े समय के बाद में जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है उसके थोड़े समय के बाद में जो है इसको किया जाएगा। जब ये किया जाएगा बच्चे का, तो क्या होगा, बच्चों की गलतियों का पता लगेगा और हम इस फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से गलतियों का पता लगा करके उन गलतियों को हम लोग क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, जिसमें बच्चे की क्या होगी, प्रगति होगी, बच्चा आगे बढ़ेगा। ठीक है। और सम्मेटिव इवैल्यूएशन में या योगात्मक मूल्यांकन में हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे जब संपूर्ण पाठ्यक्रम समाप्त हो जाएगा, मान लीजिए कि 1 वर्ष का आपका पाठ्यक्रम बनाया गया और वो संपूर्ण समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया। अब क्या होगा कि अब ये जो मूल्यांकन आपका योगात्मक मूल्यांकन है या सम्मेटिव इवैल्यूएशन है, अब ये मूल्यांकन जो है वो किया जाएगा। इसमें इसके अंतर्गत जो भी वार्षिक परीक्षाएं हैं ये आपकी योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आएंगी। इसमें जो गलतियां होंगी उनको सुधार नहीं सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका किसके अंतर्गत आएगा, आपके सम्मेटिव इवैल्यूएशन के अंतर्गत आएगा या योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। इसमें जो भी परीक्षा किया जाएगा उसमें उसका डाटा भी एकत्रित किया जाएगा और उसका भी आकलन किया जाएगा, डाटे का भी, और जो भी केस स्टडी है वो भी बनाई जाएगी, जिससे कि आप लोग जब अगले क्लास में जाओ तब इसके द्वारा जो भी कार्यक्रम है या जो भी पाठ्यक्रम है आपके लिए बनाया जा सके और इसका प्रभावी ढंग से आपका जो इच्छित लक्ष्य है उनको पूरा किया जा सके। हम कह सकते हैं कि कार्यक्रमों और गतिविधियों में प्रभावशीलता को बढ़ाना, आकलन में रचनात्मक और योगात्मक दोनों मूल्यांकन, निर्माणात्मक को हम लोग क्या बोलते हैं, रचनात्मक ही बोलते हैं। रचनात्मक और योगात्मक दोनों प्रकार के मूल्यांकन, इनके प्रति डाटा एकत्रित करना, इसके कार्यक्रम में सुधार लाना, प्रभावशीलता को बढ़ाना और जो भी इसके प्रकार हैं इनके लक्ष्यों को पूरा करना और इसे प्रभावी ढंग से उपयोग में लाना। तो ये आपके मूल्यांकन के प्रकारों के अंतर्गत
आ जाता है। इसके बाद में आपका यूनिट कौन सा है? इसके बाद में आपका यूनिट है 3.3। इस यूनिट में आपकी 3.3 यूनिट में आपके एजुकेशन बेस्ड नॉलेज और लैंग्वेज की बात की गई है, यानी कि ज्ञान और भाषा के आधार पर मूल्यांकन की बात की गई है। ज्ञान और भाषा के आधार पर मूल्यांकन की बात की गई है। तो ये ज्ञान और भाषा के आधार पर जब मूल्यांकन किया जाएगा तो जो भी जानकारी प्राप्त करना, समझना, उनको संसाधित करना, उसको प्रभावी ढंग से उस संचार करने की क्षमता का क्या आकलन करना, उस संचार करने की क्षमता का आकलन करना, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर शामिल होंगी। इससे जब ज्ञान और भाषा का आकलन किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा, तो क्या होगा कि ज्ञान अर्जन की क्षमता भी बढ़ेगी। ज्ञान अर्जन की क्षमता भी बढ़ेगी। हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन करेंगे तो व्यक्ति की अच्छी गुणवत्ता, इसमें मौजूद ज्ञान, स्मृति, इनकी समझ और सीखने की क्षमता का कह सकते हैं परीक्षण जो है वो शामिल किया जाएगा। इसमें बेहतर हो पाएंगे। ऐसे ही जो भी भाषा की समझ है, भाषा की समझ, उसमें भी विकास होगा, यानी कि बच्चे की लिखित और जो मौखिक भाषा है, इसके समझने की जो व्याख्या है, इसको बेहतर बना सकते हैं। इस क्षमता का हम लोग मूल्यांकन करेंगे। इसमें जो बारीकियां हैं, जो भी भाषा की संरचनाएं हैं, उसको पहचानना शामिल होगा। ऐसे ही समस्या समाधान भी यहाँ से होगा। समस्या समाधान भी होगा। समस्या समाधान के अंतर्गत जो भी जटिल समस्याएं हैं, उनको हल करने या प्रश्नों के उत्तर के लिए अर्जित ज्ञान और भाषा कौशल को लागू करना, उसकी जो क्षमता है उसका परीक्षण करना। इसके लिए विश्लेषणात्मक और रचनात्मक दोनों तरीकों से जो सोच होगी उसको शामिल किया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है। इसके बाद में जो भाषा होगी उसका भी निर्माण किया जाएगा। भाषा निर्माण के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि उसके विचारों और विचारों की जो सूचनाएं हैं उनको सुसंगत करना, प्रभावी ढंग से व्यक्त करने की क्षमता और व्याकरणिक शब्दावली को अभिव्यक्त करना, यहाँ पर भाषा निर्माण में शामिल होगा। संचार कौशल में भी वृद्धि होगी। मैंने बताया आपको लिखित, मौखिक और गैर मौखिक संचार कौशल हैं, वो भी शामिल यहाँ पर होंगे, जहाँ पर विचार और समाधान तक बच्चा पहुँच सकेगा, बेहतर हो सकेगा। ऐसे ही जो भी त्रुटि प्रबंधन है, बच्चों की जो गलतियाँ हैं उनको हम लोग कम कर सकते हैं, उनकी गलतफहमियाँ हैं उनको कम कर सकते हैं, अच्छी तरह से उनको हम यहाँ पर बेहतर बना सकते हैं। ज्ञान और भाषा आधारित जो भी मूल्यांकन होगा, यह एक प्रकार का आपका बहुआयामी प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा, जो सूचना, संचार और जो भी इसके पहलू और विचार होंगे, इस पर बेहतर ढंग से काम किया जा सकेगा, इसके विचार को बेहतर बनाएगा। आकलन के द्वारा जो भी प्रभावशीलता है उसको बेहतर किया जा सकेगा और उनके मापदंडों को भी बढ़ाया जा सकेगा। तो ये चीज़ें आपकी ज्ञान और भाषा के आधार पर मूल्यांकन के अंतर्गत आएंगी, जो कि आपको यहाँ पर बता दी गई। और इससे बेहतर आप लोग समझ भी गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन। इसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करते हैं आपके जो नेक्स्ट यूनिट है। नेक्स्ट यूनिट है आपका मूल्यांकन का निष्पादन। 3.4 है जो आपका, ये है आपके मूल्यांकन का निष्पादन। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा में मूल्यांकन का निष्पादन जो किया जाएगा, वहाँ पर कदम और विचार जो हैं उनको शामिल किया जाएगा। इसके तहत मूल्यांकन के उद्देश्य की पहचान की जाएगी। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? आखिरकार जब कक्षा में बच्चे का मूल्यांकन किया जा रहा है तो उस मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है?
उसकी क्या की जाएगी, पहचान की जाएगी। यानी कि मूल्यांकन के उद्देश्य को परिभाषित किया जाएगा। इसके लिए कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना, शिक्षण में रणनीतियों की प्रभावशीलता और आकलन और सीखने के परिणामों को शामिल करना, मापन करना या शामिल करना, यहाँ पर कह सकते हैं कि मापन करना होगा। इसके बाद में जो भी मूल्यांकन के मानदंड हैं, उनको क्या किया जाएगा, उनको परिभाषित किया जाएगा। जो भी मूल्यांकन के मानदंड हैं यानी कि मापने योग्य, मूल्यांकन के उद्देश्य या इसमें विशिष्ट सीखने की जो पहचान करना और उद्देश्य, प्रभावशीलता को बेहतर बनाना और प्रमुख कार्यक्रमों को, प्रमुख परिणामों की पहचान को शामिल करना, तो यहाँ पर आपका देखने को मिलेगा। इसके बाद में मूल्यांकन के उपकरणों का विकास, यानी कि जो भी सर्वेक्षण किया जाएगा, प्रश्नावली हुई, साक्षात्कार हुआ, अवलोकन हुआ, इन सभी को, आकलन हुआ, इन सभी को शामिल किया जाएगा और इन उपकरणों का मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार किया जाएगा। इसमें कार्यक्रम और जो रणनीतियां हैं उनको आवश्यक डाटा एकत्रित करके इसमें चीज़ों को डिज़ाइन किया जाएगा, डेटा एकत्र किया जाएगा। इसके बाद में जो भी मूल्यांकन का डेटा है उसको एकत्र किया जाएगा, तो उसके अंतर्गत छात्र, शिक्षक और जो भी प्रशासक हैं उनके हितधारकों से जो भी जानकारी है, डाटा है, उसको एकत्रित किया जाएगा। उसमें साक्षात्कार को बढ़ावा दिया जाएगा और इन चीज़ों को एकत्रित करके उनका आकलन भी किया जाएगा। लास्ट में क्या होगा, कह सकते हैं कि कोई भी रिपोर्ट होगा या निष्कर्ष होगा जिसके तहत मूल्यांकन के निष्कर्ष और इसकी स्पष्टता को भी शामिल किया जाएगा। इसमें मूल्यांकन के परिणाम, निष्कर्ष और सिफारिशों का भी इसको शामिल किया जाएगा। हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन परिणामों का उपयोग करना, इन्हें शैक्षिक और जो भी कार्यक्रम की रणनीतियां हैं इनमें सुधार करने के लिए किया जा सकता है। निष्कर्षों को संप्रेषित करना, सिफारिशों के आधार पर उसके परिवर्तन को लागू करना, भविष्य या मूल्यांकन के लिए योजना को बनाना। इन सभी चीज़ों में मूल्यांकन के निष्पादन में हमें सावधानी पूर्वक योजना बनानी होगी, जिसके तहत जो सुधार हैं उनके परिणामों को बेहतर बनाया जाएगा। छात्रों और शिक्षकों के जो भी नए निर्मित कार्यक्रम हैं वो उनके हित के लिए हों और विभिन्न स्तरों पर इनको आयोजित किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मूल्यांकन के निष्पादन में आपको देखने को मिलेंगी 3.4 के अंतर्गत। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं आपका, और इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा, ऐसे 3 ऐसे बना करके इंपॉर्टेंट लगाइएगा। 3.5 को कह रहा है सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ। सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ यानी कि हम कह सकते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़। को करिकुलर एक्टिविटीज़ यानी कि हम कह सकते हैं ऐसी गतिविधियाँ जिनमें इंद्रिय प्रशिक्षण भी हो रहा हो, शारीरिक शिक्षा भी हो रही हो, या हम कह सकते हैं बच्चों को बिना पेन और पेंसिल के गतिविधियाँ लिखने के अलावा, मान लीजिए बच्चे के लिए कट पेस्ट करना हुआ, कला करना हुआ, नृत्य करना हुआ, ऐसी गतिविधियों को अगर कराया जा रहा है जहाँ पर बच्चा खुद से चीज़ों को सीख रहा है, कर रहा है, थंब पेंटिंग हुई, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर बच्चा बेहतर सीखेगा और उसको सीखने के नए अवसर मिलेंगे। इनमें सावधानी पूर्वक जो क्रियान्वयन किया जाएगा, जो योजना बनाई जाएगी, उसमें ध्यान देने योग्य जो बातें होंगी उन पर ध्यान दिया जाएगा। बच्चों के लिए जो इंद्रिय प्रशिक्षण है, या हम कह सकते हैं बच्चों का भावना प्रशिक्षण या बच्चों का इंद्रिय प्रशिक्षण, इसके कार्यक्रमों और उद्देश्यों को परिभाषित किया जाएगा। इंद्रियों में चाहे वो दृष्टि हो, श्रवण हो, स्पर्श इंद्रिय हो, स्वाद हो या गंध हो, पांचों हमारी इंद्रियां जहां पर कार्य कर रही होंगी, इन इंद्रियों के द्वारा बच्चे को कार्य कराया जाएगा। उसमें
योजना बनाने में बच्चे का खेल भी हो सकता है। बच्चे को हम लोग कोई खेल खिला सकते हैं, बच्चे को हम लोग व्यायाम करवा सकते हैं, बच्चे को हम लोग कला जिसको हम लोग आर्ट बोलते हैं वो भी करवा सकते हैं, और कह सकते हैं कि बच्चे के लिए कट पेस्ट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे को हम लोग को करिकुलर एक्टिविटीज़ या सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में करा सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जो भी प्रशिक्षण दिया जाएगा वो प्रभावशील होगा। इसमें जो भी लक्ष्य होंगे उनको बेहतर बनाया जा सकता है। इसके सीखने के जो प्रदर्शन हैं या प्रतिक्रिया के अवसर हैं उनको शामिल करके हम बेहतर बना सकते हैं। ऐसे ही कह सकते हैं व्यायाम की शिक्षा इसी के अंतर्गत आपकी आएगी। व्यायाम की शिक्षा, तो व्यायाम की शिक्षा जब कराई जाएगी तो बच्चे का शारीरिक जो मजबूती है वो आएगी, बच्चे में फिटनेस आएगी, बच्चे में ताकत, लचीलापन जो है वो बढ़ेगा। और पाठ्यक्रम योजना विकसित अगर होगी तो बच्चे का शारीरिक गतिविधियां भी, जहां पर खेल और फिटनेस की चुनौतियां भी हैं, ये भी बेहतर होंगी। बच्चे को सीखने के अवसर बेहतर बनेंगे और जो भी प्रतिक्रियाएं हैं उनको शामिल किया जा सकेगा। छात्र की प्रगति का आकलन किया जा सकेगा, पाठ्यक्रम को समायोजित करके उनके लक्ष्यों को, उनके उद्देश्यों को पूरा किया जा सकेगा। इसमें हम कह सकते हैं कला और शिल्प, कला में भी, आर्ट में भी और शिल्प कला में भी उसके जो उद्देश्य हैं, यानी कि ड्राइंग हुआ, पेंटिंग हुआ, क्राफ्टिंग हुआ, कट पेस्ट हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग करवा सकते हैं। मूर्ति कला भी करवा सकते हैं, मल्टीमीडिया से भी कुछ करवा सकते हैं, यानी कि बच्चे को प्रदर्शन करने के, सुधार करने के एक नए अवसर देंगे, जहाँ पर बच्चे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करेंगे, प्रभावशीलता बढ़ेगी और उनमें सुधार भी होगा। ऐसे ही नृत्य और संगीत, नृत्य और संगीत में भी हम कह सकते हैं बच्चे की ताल, सुर हुआ, लय हुआ, ताल हुआ, गति हुई, संगीतात्मक गति हुई, नृत्य कला हुआ, संगीत का प्रदर्शन हुआ, इन सभी चीज़ों को हम लोग बच्चे की बेहतर बनाएंगे। इससे क्या होगा कि बच्चे की जो सीखने की प्रतिक्रिया के अवसर हैं वो बेहतर होंगे। इसमें कह सकते हैं कि बच्चे का शारीरिक कला, शिल्प कला, नृत्य, संगीत, इन सभी गतिविधियों के द्वारा योजना बनाकर हम लोग सावधानीपूर्वक मूल्यांकन कर सकते हैं और छात्रों के अनुभव को शामिल कर सकते हैं, उनकी प्रतिबद्धता को आवश्यक बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी यूनिट 3.5 के अंतर्गत आएंगी। अगर भैया आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आपको लगता है कि आपका एग्जाम ट्रिकी परिवार आपके लिए मेहनत कर रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना चैनल से जोड़ लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, एक नई वीडियो के साथ में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।